कहानी की शुरुआत में एक ऐसे वॉरियर को दिखाया जाता है जिसने लड़ाई जीतने के लिए अपनी स्किन पर 40 किलो का गोल्डन आर्मर सिल दिया और ऐसी तकनीक में महारत हासिल कर ली जिससे बच पाना असंभव है। कहानी की शुरुआत 1861 में होती है। चीन को बाहरी लोगों द्वारा आक्रमण की धमकी दी जाती है, लेकिन लोग उसके सामने सिर नहीं झुकाते और गहनता से वुशु तकनीक की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे एक नया वॉरियर उभर कर आता है। ब्लैक सूट पहने हुए एक आदमी को पकड़ लिया जाता है, लेकिन वे जैसे ही उसे मारने वाले होते हैं कई सोल्जर्स उन पर अटैक कर देते हैं। इस वजह से फाइट स्टार्ट होती है। इसे ब्लैक फाइट के नाम से भी जाना जाता है। सोल्जर्स में किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। उनके बीच जनरल सू नाम का आदमी भी है जो अपनी बहादुरी और स्किल के लिए मशहूर है। वे प्रिंस को उनसे आजाद कराने में सक्षम हो जाते हैं, इसलिए वे सू को गवर्नर बनाने का वादा करता है। लेकिन सू इस रैंक को युआन को देना चाहता है जो उसकी वाइफ का भाई है, लेकिन प्रिंस इस बात से असहमत हो जाता है और कहता है कि यदि वे गवर्नर की रैंक को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वे युआन को दूर भेज देगा। लेकिन सू को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वे वुशु मास्टर बनना चाहता है और सबको मार्शल आर्ट सिखाना चाहता है। इस वजह से युआन को ही गवर्नर बनना चाहिए। उसके बाद सू वहाँ से चला जाता है। अब 5 साल बीत चुके हैं। युआन सू और उसकी फैमिली से मिलना चाहता है जो खुशी से रह रहे हैं, जबकि सू मार्शल आर्ट सीख रहा है। वह अपनी बहन और उसके बेटे फेंग से मिलता है। वह अपने पिता की बातों पर विश्वास नहीं करता कि वे यहाँ बोर हो जाएगा, क्योंकि वास्तव में तो वे यहाँ शो डाउन करने के लिए आया है। युआन को पता चलता है कि बूढ़े आदमी ने उसके असली पिता को मार डाला है, इसलिए झूठ बोलने पर वे उस बूढ़े आदमी को मार डालता है। येंग ये सब देखकर अपने बेटे फेंग के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड्स उसे पकड़कर युआन के पास ले जाते हैं। सू को अपने पिता की मौत की खबर मिलती है और वे तुरंत वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं है, केवल मरे हुए कुछ लोग हैं। एक के बाद एक खंजर उसकी पीठ पर चलते हैं, लेकिन वे कुशलता से अपनी तलवार को निकालता है और उन्हें फेंकने वाली लड़की से लड़ता है। लड़की एक एक्सीलेंट वॉरियर है, लेकिन सू कोई डरपोक नहीं है। वे उससे वापस लड़ाई करता है। एक दूसरा काले सूट वाला वॉरियर भी सू पर अटैक कर देता है। उनकी तलवारें आउट हाउस से टकराती है, जिस वजह से ये नीचे गिर जाता है। युआन जो एकदम सफेद दिख रहा है अपने पिता को श्रद्धांजलि देने ही वाला होता है, लेकिन तभी सू वहाँ पर आ जाता है और सारे सैनिकों पर टूट पड़ता है। सू अपने पिता का बदला लेना चाहता है। दोनों वुशु तकनीक में मास्टर है। वे नदी के पास लड़ाई करते हैं, लेकिन सू नोटिस करता है कि उसकी तलवार का युआन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। युआन अपने कपड़े उतारता है और इससे पता चलता है कि उसने अपनी त्वचा पर आर्मर सिल दिया है। लड़ाई बिना तलवार के चलती है। सू अपनी रियल स्किल्स दिखाता है, लेकिन युआन के पास इस मौके के लिए कुछ खास है। 5 जहरीली मुट्ठी वाली तकनीक जो मौत के सिवा कुछ नहीं लाती। अब वे बिल्कुल अपने पिता की तरह बन गया है। सू लड़ाई हार जाता है, लेकिन युआन उसे छोड़ देता है और उसे नदी में फेंक देता है। इसे देखकर येंग भी उसके पीछे कूद जाती है। वे नदी में जागते हैं, लेकिन सू को होश नहीं आता। वे उसे स्ट्रेचर पर बैठाकर पहाड़ के ऊपर ले जाती है। उसे ऊपर ले जाने की वजह से उसकी पूरी बॉडी खून से लथपथ हो चुकी है। इसी बीच वे पहाड़ के ऊपर से गिरने ही वाला होता है, लेकिन डॉक्टर यू उनकी हेल्प करती है और उसे पकड़ लेती है। सू को डॉक्टर यू के घर में होश आता है, जो पहाड़ के ऊपर है। उसके बाद वे दोनों वहीं पर रहकर काम करने लग जाते हैं। येंग बढ़िया शराब बनाती है, जिसे यू कस्बे में फ्री में बांटती है और साथ ही गरीबों के लिए दवा भी लाती है। युआन जहरीली मुट्ठी तकनीक से बच गया था, हालांकि यह संभव है क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इस जहर से बच पाते हैं। उसका राइट हैंड पैरालाइज्ड हो गया है। सू निराश हो जाता है क्योंकि वे एक चावल के कप को भी अपने हाथों से नहीं पकड़ सकता। वे पीड़ित है और शराब पीता रहता है। वे उन तीनों के साथ यू के घर में रहते हैं। बहुत दिनों बाद भी वे सदमे में रहता है और नशे में लीन हो जाता है। येंग कहती है कि वे उसका फिर से जो वे था उसका बनने का इंतजार कर रही है, लेकिन वे अब भी उसकी बात नहीं सुनता। लेकिन फिर अचानक कोई चीज उसे हिट कर जाती है और वे लगातार प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है ताकि वे अपनी पुरानी ताकत को वापस प्राप्त कर सके। लेकिन वे एक पॉइंट पर नोटिस करता है कि 2 बूढ़े आदमी उत्तोलन तकनीक का उपयोग करते हुए हवा में चल रहे हैं। वे उसे एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं जो मंदिर की तरह दिख रही है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वे सपना देख रहा है। अंधेरे में बूढ़ा आदमी कहता है कि सू को भगवान वुशु को हराना होगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। उसकी बॉडी तो मजबूत हो गई, लेकिन उसका विश्वास अब भी कमजोर है। सू भगवान वुशु से लड़ाई हार जाता है, लेकिन वे दोबारा फिर से वहीं पर आ जाता है। इस बार वे लाठियों से लड़ते हैं जब तक कि वुशु भगवान उसे नीचे नहीं गिरा देते, और इस तरीके से दिन बीतते चले जाते हैं। अपने विश्वास को फिर से हासिल करने के लिए भगवान वुशु के साथ निरंतर लड़ाई करने के बाद वे घायल होकर घर लौटता है। इसी बीच उसकी फिजिकल हेल्थ में काफी सुधार होता है, लेकिन उसकी मेंटल हेल्थ अब भी वैसी है
ये वुशु भगवान कौन है, क्या ये वास्तव में मौजूद है। यू कहती है कि वे पागल हो रहा है। एक और साल बीत जाता है और येंग सू की ट्रेनिंग चेक करने का फैसला करती है, लेकिन वे नोटिस करती है कि वहाँ पर तो कोई नहीं है। वे अपने शरीर से चीजों को टकरा कर तोड़ता है और गॉड से बातें करता है। वे अपने पति को इसके बारे में बताती है, लेकिन अब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे असली है या नहीं। वे तो स्ट्रॉन्ग बनकर अपनी फैमिली को वापस पाना चाहता है ताकि अपने बेटे को एक बार फिर से देख सके। येंग की हालत बिगड़ जाती है और वे शराब के नशे में धुत होकर हवा से बातें करती है। उसका दिल अपने बेटे से बात करना चाहता है। सू भी उसे ज्वाइन कर लेता है। सू का संघर्ष अब भी जारी रहता है और वे पावरफुल बन जाता है। गॉड कहते हैं कि सू का भरोसा वापस से अपने ऊपर आ गया है, जिसका अर्थ है कि वह पर्याप्त रूप से स्ट्रॉन्ग है। सू को रियलाइज होता है कि ये कैरेक्टर्स उसके खुद के बनाए हुए हैं और अब उसकी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। घर पर उसे येंग का एक लेटर मिलता है जिसमें वे कहती है कि वे अपने बेटे को लेने के लिए जा रही है। येंग अपने बेटे के लिए वहाँ पर आ जाती है, लेकिन युआन का उसके बेटे को सौंपने का कोई इरादा नहीं है। इसी बीच सू वहाँ पर आ जाता है और गार्ड से लड़ने लग जाता है। वे हमेशा की तरह मजबूत और फुर्तीला दिख रहा है। युआन येंग को जंगल में दफनाने का ऑर्डर देता है, जबकि सू अपने रास्ते में आने वाले सारे गार्ड से फाइट करता है। येंग को एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है और उसे जमीन में गाड़ दिया जाता है। कुछ गार्ड्स जो इस लोकेशन के बारे में जानते थे, उन्हें युआन ने मार डाला है। सू युआन के बॉडीगार्ड्स को हराकर उस शख्स से लड़ने लगता है जिसे उसने कभी अपना भाई माना था। वे हमेशा की तरह अपनी जहरीली मुट्ठी तकनीक का उपयोग करता है, लेकिन सू पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके विषैले हाथ उसके शरीर को छू तक नहीं पाते। सू युआन को कुएं में खींच लेता है, जहाँ नीचे कई सारे खतरनाक जहरीले सांप हैं। युआन के साथ उसकी लड़ाई चलती रहती है। वे उसकी बॉडी पर लगे आर्मर के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। सू लोहे की जंजीर को अपनी मुट्ठी में लपेटता है। वे उसके शरीर के आर्मर को बाहर निकाल फेंकता है और उसे नीचे गिरा देता है। उसका बेटा उसे युआन को न छूने के लिए कहता है, क्योंकि वे नहीं जानते कि येंग को कहाँ दफनाया गया है। सू जंगल की ओर दौड़ता है। इसी बीच बारिश होने लगती है, जिस वजह से उसे वे बॉक्स दिखाई देता है जिसमें उसकी वाइफ है, लेकिन उसके पास उसे खोद कर निकालने का टाइम नहीं बचा। वे पहले ही मर चुकी है और अब कोई उसे वापस नहीं ला सकता। आगे हम देखते हैं कि सू शराब की लत में पड़ चुका है और अब वे पागल हो चुका है। उसका बेटा उसकी हेल्थ सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे कोई उसकी हेल्प नहीं कर सकता। सू फॉरेनर्स और चाइनीज के बीच लड़ाई देखता है, लेकिन वे उसमें भाग नहीं लेता। सू एक जगह पर जाता है और शराब पीता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये तो शराब नहीं है। उसके बाद एक आदमी उसकी ओर इशारा करता है और उसे शराब पिलाता है। उनके बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हमें शराबी मुट्ठी तकनीक का पता चलता है, वही सेम तकनीक जिसे हम पुराने दिनों से जानते हैं। सू और उसका ओपोनेंट शराब में धुत होकर लड़ाई करते हैं, लेकिन वे जल्दी वहाँ से गायब हो जाता है। माँ बिल्डिंग की ओर दौड़ता है और कहता है कि वे सू को जानता है, लेकिन सू को अभी तक होश नहीं आया, इसलिए माँ ने उसे अपनी तलवार दे दी। सू सिर्फ अपने बेटे की देखभाल करने के लिए कहता है और फेंग को बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन बाद में बेटे की वजह से उसमें कुछ नया जोश आ जाता है। सू अपने बेटे फेंग के साथ माँ की लड़ाई देखने के लिए आता है और उस तलवार को लौटा देता है जो उसने उस पर फेंकी थी। सू को इस जगह पर लड़ने की अनुमति नहीं दी जाती, इसलिए माँ उसे अपनी टोपी पहनाता है। वे अंदर जाते हैं और देखते हैं कि एक फॉरेनर आदमी चाइनीज आदमी को जान से मार रहा है। अब मेन लड़ाई शुरू होती है। माँ के सामने है वे फॉरेनर आदमी। वे उसके वार को चकमा देने की कोशिश करता है और उसे पंच मारता है, लेकिन उसके पास कुछ भी करने का टाइम नहीं बचता, क्योंकि वे आदमी उसकी पसलियों पर कूदकर उसकी जान निकाल देता है। फिर फेंग रिंग में दौड़कर उस फाइटर को काटने लगता है, लेकिन वे उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। वे अपने पिता को पुकारता है और सू आसमान को चीरते हुए वहाँ पर आ जाता है और अपनी मुट्ठी को उस बड़े आदमी के चेहरे पर मारता है, जिस वजह से वे नीचे गिर जाता है और उसे रिंग से बाहर घसीट लिया जाता है। उसके बाद दो और मोटे तगड़े आदमी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन सू उन्हें अपने पास भी नहीं आने देता और उन्हें ऐसे पीटता है जैसे मानो वे 2 बोरी चावल लो। वे गुस्से में आ जाते हैं और सू को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे शराबी मुट्ठी तकनीक में महारत हासिल कर चुका है। वे एक आदमी को टाइगर की ओर फेंक देता है और दूसरे को जमकर मारता है, लेकिन जैसे ही सू को चाकू की लगती है वे और क्रोधित हो जाता है और उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ जाती है। अपनी महारत की बदौलत वे सभी हमलावरों को मार गिराता है, लेकिन इसी समय वे भी लगभग मर ही जाता है, क्योंकि उसका सिर सीधा जमीन से टकराता है। वे अपनी वाइफ येंग को देखता है, जो उसके पास आती है और उसे उठने के लिए कहती है, उसकी खातिर और अपने बेटे के लिए। वे कहती है कि उसने उसे कभी नहीं छोड़ा और वे हमेशा उसके पास है। सू अचानक होश में आ जाता है और अपने बेटे के साथ वहाँ से चला जाता है। वे अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखता है। वे और उसका बेटा देश भर में मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करते हैं और इस तरह इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।